हमने लास्ट लेक्चर जहाँ पर एंड किया था वो था पैकेट फ्रेम और एरर डिटेक्शन के बारे में। हम न्यू चैप्टर रीड आउट कर रहे थे। उसमें जैसा कि हमारे पास शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था कि पैकेट को जो हम लास्ट चैप्टर जितने पढ़ रहे थे उसके मुताबिक पैकेट कितना फ़ायदेमंद है, उसमें कितना फ़ायदेमंद है, तो उस बिहाफ पर हमने कुछ डिस्कस किया था के पैकेट्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी। इसमें मैंने आपको ये बताया था, थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ कि हम इसमें ग्रुप्स बना लेते हैं। ग्रुप्स बनाकर जब आप कंटिन्यू करते हैं अपना डाटा, एक सीवर एंड से सेंडर एंड से सीवर सेंड पर करते हैं या सीवर से सेंडर की तरफ जैसे ही रिक्वेस्ट आती हैं तो उसके दरमियान जो डाटा सेंड हो रहा था वो ग्रुप्स में सेंड हो रहा होता है। तो इसकी बिहाफ पर हमें तो एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि डाटा क्या सेंड हो रहा है, और उस बेस पर अगर किसी किस्म की डिस्टॉर्शन अगर पैदा होती है, जैसे कि मैंने आपको दो रीजंस बताई थी, रिसोर्स शेयरिंग में अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो वो पैकेट सॉल्व करता है। तो अगर मैंने दूसरी सेंस में बताया, अगर किसी किस्म के दरमियान में किसी का डाटा लॉस्ट हो जाता है तो अगर नॉर्मल वेज में पैकेट ना यूज़ कर रहे हो तो फिर मसला हल होता है। मसला पड़ता है कि आपको पता नहीं होता कि किस किस्म की वायलेंस कहाँ से किस डाटा के साथ आई है। लेकिन जब आप पैकेट यूज़ करते हैं तो पैकेट में एक फ़ायदा ये होता है कि पैकेट में ग्रुप्स बना दी जाते हैं और उस पर नंबरिंग लगा दी जाती है। जब नंबरिंग लगा के डाटा सेंड किया जाता है, जब रिसीवर एंड पर सारा डाटा सेंड हो जाता है और कोई एक डाटा किसी वजह से रह जाता है तो वो क्या करता है, वो दोबारा सेंडर को रिक्वेस्ट भेजता है कि फलां नंबर वाला डाटा नहीं आया, आपको रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो डाटा दोबारा रीट्रांसफर करें, ट्रांसमिट करें। तो पैकेट का ये फ़ायदा होता है। अब कुछ डिटेल फॉर्म में कंटिन्यू करते हैं पैकेट को। उसमें ये है कि अब फेयरनेस, पैकेट की जो फेयरनेस है उसको मोर डिटेल में लेकर जाता हूँ कि पहले जो कंप्यूटर थे हम नहीं जानते थे पैकेट के कॉन्सेप्ट को। पहले ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें इनोवेशंस आई, इसमें कुछ नई नई चीज़ें आई जिसकी वजह से पैकेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। पहले जो है मल्टीपल सोर्सेज जो है नेटवर्क को करते थे और तमाम डाटा एक ही दफ़ा सेंड कर दिया जाता है, जिससे टाइम की कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होती थी। और ये एक टाइम से, जैसे आप एक एनर्जी के साथ डाटा सेंड करते हैं तो रास्ते में अगर डिस्टॉर्शन पैदा होती है तो वो एनर्जी अपनी खो देता है। जब एनर्जी खो देता है तो वो मीडियम में ही गिर जाता है, इसी वजह से तो वो डाटा रिसीवर एंड पर पहुंच ही नहीं पाता, ये मसला आता था। इसलिए वहाँ पर जो पैकेट का इंट्रोड्यूस करवाया गया कि पैकेट में ग्रुप बना दिए जाते हैं और जब एक ग्रुप जब रिसीव हो जाता है तो उसके बाद दूसरे ग्रुप की बारी आती है। इस केस में पैकेट जो है वर्क करता है और पैकेट का बहुत फ़ायदा है। जिस तरह के हम अगर फिर सामने आपके पास एक इमेज शो है जिसमें आपको मैंने लास्ट में बताया था कि जब ABCD ये हमने नेमिंग दे दी है, हमने ग्रुप्स बना दिए हैं, इसमें डाटा पड़ा हुआ है, तो हमने शेयर सोर्स करना है, हमने कोई जरिया बनाना है जहाँ से हम यहाँ से अगर ये A से D को डाटा सेंड करना चाह रहे हैं या B से C को डाटा सेंड करना चाहिए, दो वेज है ना। अगर A को कहता हूँ मैं C को डाटा सेंड, D को डाटा सेंड करना चाह रहा हूँ, तो इस दरमियान अगर सी भी चाहे कि मैं बी को डाटा सेंड करना, तो पहले पहले जिसकी रिक्वेस्ट आएगी उसका काम होगा। ए से रिक्वेस्ट आई तो वो बी डी के पास पहले उसका काम होगा, तब तक सारे वेट करेंगे। जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो फिर सी अपना डाटा जो डी बी को सेंड करना चाह रहा है वो अपना कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये है पैकेट का कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स विद इलस्ट्रेशंस। अब नेक्स्ट जो है, अगर मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम जो शेयरिंग के साथ आती हैं वो भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। बहुत से कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं शेयर नेटवर्क को, लेकिन जब बहुत से कंप्यूटर शेयर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं तो आपस में रश पैदा हो जाता है। ये शेयरिंग का प्रॉब्लम आया। सम एप्लीकेशन हैव लार्ज डाटा ट्रांसमिशन होल्ड अ नेटवर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका हूँ कि जब ये विदाउट पैकेट समझें, जब ऐसे किया जाता है, जब पैकेज एप्लीकेशन जब सेंड की जाती है, डाटा जो ट्रांसफ़र किया जाता है नेटवर्क के ऊपर, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और डिस्टॉर्शन वजह से टाइम वो आपका डाटा लॉस्ट भी हो सकता है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती हैं जो वेट करती ही नहीं है, कहते हैं हमारा डाटा सबसे, क्योंकि वेट का तो क्राइटेरिया इंसानों में भी बहुत कम है, तो इसमें तो देखा जा सकता है कि उसने खुद कह दिया है कि सम एप्लीकेशन ऐसी हैं जो वेट कर ही नहीं सकती।
अच्छा, मैकेनिज्म फेयरनेस का चाहिए, वो कौन सा है? वो पैकेट का फेयरनेस है। सोल्यूशन जो है इसका पैकेट का है कि जैसा कि हम अपने डाटा को स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको चंक्स भी बोलते हैं, ब्लॉक भी बोलते हैं, जिसको पैकेट की, ये पैकेट की डेफिनेशन है कि हम अपने पूरे डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में, डाटा में या ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको कहते हैं पैकेट्स। कंप्यूटर्स जो है इसमें सेंड, एक पैकेट सेंड करने में जितना टर्न लेता है वो कनेक्शन के ऊपर जितना टर्न लेता है वो बनिस्बत विदाउट पैकेट इस्तेमाल करने से कम होता है, क्योंकि हर पैकेट जो है बहुत छोटा सा होता है और कंप्यूटर के एक्सपीरियंस पर डिले भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता। और ऑन कंप्यूटर एक्सपीरियंस लॉन्ग डिले, उसमें ये भी नहीं, इस किस्म की डिस्टॉर्शन तो आती ही नहीं। जब डाटा जितना बड़ा होता जाएगा टाइम भी उतना लगेगा। अगर पैकेट को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं और वो ब्लॉक जब डाटा सेंड करते हैं तो उसकी बेस पर टाइम की कंजप्शन जो है कम से कम होती है। अच्छा, जो अगेन एग्जांपल वही है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक फाइल जो है, फाइल है विदाउट पैकेट, मैं डिस्क्राइब करने लगा हूँ। एक फाइल है 5 MB की और नेटवर्क के ऊपर अगर मैं उसका डाटा सेंड करना चाह रहा हूँ 56 KB किलो बाइट पर सेकेंड, KB के का किलो, बी का बाइट, पी पर एस सेकेंड कैपेसिटी से अगर सेंड करता हूँ, ये स्पीड है 56 किलो बाइट्स पर सेकेंड। अगर 5 MB की फाइल ट्रांसफर करता हूँ तो वो लेता है 12 मिनट। उसकी विदाउट पैकेट जो है वो 12 मिनट लेती है। उसकी कैलकुलेशन भी करके दिखाई है। अब आपको कैलकुलेशन के मुताबिक ये 5 M का मतलब है जो आपके बाइट्स है ना मेगा, वो 10⁻6 होते हैं M, और बाइट साथ में है ये, और हर एक बाइट जो है 8 बिट पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए साथ में 8 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। और अगर मिनट्स में जाएं तो आपको पता है सेकंड और मिनट भी लिया जाता है, तो 60 सेकंड पर मिनट। और इसके साथ साथ आपके पास 56 जो कि आपने स्पीड सेंड की है, किलो को मतलब आप 10⁻3 लेते हैं, इसलिए यहाँ पर 10⁻3 है। तो इसके साथ जो आप कैलकुलेशन करते हैं विदाउट पैकेट के जरिए, तो आपका राउंड अबाउट मिनट्स जो लगते हैं वो 11.9 मिनट्स हैं, जिसको आप 12 मिनट्स भी कह देते हैं। 5 पॉइंट के बाद अगर 5 से डिजिट ज़्यादा हो जाए, 1 डिजिट भी ज़्यादा हो जाए, तो उसको पीछे जो उसके लास्ट जो गोइंग पर है उसको A1 का प्लस कर देते हैं, तो राउंड अबाउट 12 ही हो गए। अच्छा, नेक्स्ट ये, अगर ये पैकेट विदाउट पैकेट के साथ है तो इसमें कितने सेकंड लगे? 12, सॉरी कितने मिनट लगे? 12 मिनट लगे। अगर मैं पैकेट के साथ एग्जांपल दूं, अगर फाइल को छोटे छोटे पैकेट्स में अगर मैं ब्रोक कर दूं, उसको ग्रुप बना दूं, तो दूसरे कंप्यूटर वेट करेंगे जब तक पहले का डाटा सेंड ना हो जाए। तो इस दौरान अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज फाइल जो है वो भी 1000 बाइट में मैंने ब्रोक की है पैकेट में, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए हैं ना, तो ये ब्लॉक्स में वो पीछे वाली पूरी फाइल थी 5 MB की विदाउट पैकेट में, इसमें उसके छोटे छोटे चंक्स बना दिए गए हैं। 100 बाइट्स का पर पैकेट है, एक छोटा सा पैकेट है। 1000 बाइट्स मल्टीप्लाई बाइट्स में भी इसी तरह के 8 बिट होती है, एक बाइट में 8 बिट होती हैं। तो उसके बाद कितनी इसकी स्पीड उतनी है 56 किलो बिट्स पर सेकेंड। उसके मुताबिक अगर देखा जाए इसकी कैलकुलेशन में कितने सेकंड लगे, 0.143। देखें, जितना स्मॉल डाटा होगा उतनी जल्दी उसकी रिकवरी होगी, उतनी जल्दी वो डाटा ट्रांसमिट कर देगा। मैंने ये आपको फायदा बता रहा था। नाउ ईच पैकेट टेक्स लेस देन 0.2 सेकेंड टू ट्रांसमिट द डाटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड। तो आपको एग्जाम्पल से पता लग गया होगा कि फायदा पैकेट का क्या है। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए, वो आपको रिटन फॉर्म में भी सामने नजर आ रहे हैं कि अदर कंप्यूटर्स जो हैं मस्ट ओनली वेट, जिनको उनको अगले जो पैकेट में जिनको फायदा ये है कि जो अगला वेट कर रहा होगा ना, उसको कितने सेकंड वेट करना पड़ेगा? सिर्फ 2 सेकंड के लिए, 0.2 सेकंड के लिए उसको अपनी जो ट्रांसमिट डाटा है उसको वेट शुरू करने के लिए इतना टाइम लगेगा। लेकिन अगर बहुत फाइल 5 MB लॉन्ग हो और ईच नाउ टेक्स 24 मिनट्स टू ट्रांसफर, ये कब केस होगा? जब विदाउट पैकेट यूज करेंगे, क्योंकि आपने देखा विदाउट पैकेट यूज करने के पर आपको 12 मिनट एक लगते हैं। तो अगर 5 MB की 2 फाइल्स हों तो 12 मल्टीप्लाई 12 24 मिनट्स हो गए। लेकिन अगर वो फाइल आप 10 MB की भी लॉन्ग हो,
अगर फुल मेमोरी की सेकंड फाइल जो है 10 MB की लॉन्ग हो, तो उसको अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो उसको 2.8 सेकंड लगेंगे विद पैकेट। तो फाइल एमपी जो है फाइल स्टिल टेक रफली 12 मिनट्स। तो अगर ये जो मैं लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अगर विदाउट पैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 MB जो दो अगर 5 MB की 5 MB की हो, तो अगर उसको एक को 2.8 सेकंड की टाइम लग जाए तो दूसरे को रफली जो है आपके पास 12 मिनट्स भी लग सकते हैं एक्स्ट्रा, जो मैंने आपको 24 मिनट्स की बात की ट्रांसमिट करने में। ये एक फ़ायदा है पैकेट्स का। उसके बाद जो आपने अगर मैं हमने पढ़ा है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा था, TDM, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और पैकेट का आपस में इनका जो रिलेशन है वो कैसे कंटिन्यू करते हैं, कि हमने क्वेश्चन यहाँ पर राइज करना है कि हाउ डू पैकेट हेल्प अस TDM, मतलब टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें डाटा को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जब रिसीवर एंड पर पहुंचता है तो वो उसको डी मल्टीप्लेक्स करके उसको दोबारा असल हालत में वापस ले आना, उसको मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। कि मल्टीप्लेक्सिंग तो ये है ना कि आप कुछ ना कुछ अपने डाटा में मॉडिफिकेशन कर दें, छोटे छोटे पार्ट्स कर लें, और जब उसको शेयर करते हैं किसी नेटवर्क के जरिए ट्रांसमिशन मीडिया पर शेयर करते हैं, जब अगले को मिलता है तो वो उसको पहले डी मल्टीप्लेक्स करता है, यानी कि उसको दोबारा उस असल हालत में लेकर आता है, फिर उसको डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। ये भी एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था। TDM का थोड़ा सा मैंने आपको ये चीज़ जितना टाइम लगता है, तो डिवाइड जब आप क्वेश्चन ये जो मैंने राइज किया था कि उसमें आंसर इसका ये है कि जब आप डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में उसको डिवाइड करने की इजाज़त दे देते हैं तो वहाँ पर टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग कम से कम टाइम लगता है। तो जाहिर सी बात अभी हमने एग्जांपल से भी कवर किया, तो हर पैकेट जो है लीव द सोर्स एंड स्विच ऑन टू द शेयर कम्युनिकेशन चैनल थ्रू अ मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर की एग्जांपल भी आपको बताएंगे। फिलहाल में ये जो आपको नोट डाउन है उसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। है जो अगर ये आपको ट्रांसमिट के तौर पर ये डाटा सेंड किया जा रहा है, जब वो शेयर किया जाता है मल्टीप्लेक्सर के तौर पर, मल्टीप्लेक्सर मतलब उसको मॉडिफिकेशन करके तीनों को मॉडिफिकेशन करके उसको जब डाटा ट्रांसफर किया जाता है डी मल्टीप्लेक्स की तरफ, यानी कि रिसीवर एंड की तरफ, तब ये डेस्टिनेशन है। तो पैकेट जो है स्विच थ्रू अ डी मल्टीप्लेक्सर टू द डेस्टिनेशन। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं, हम TDM का कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं टाइम के लिहाज से, क्योंकि पैकेट जो है निस्बत पैकेट जो नहीं इस्तेमाल करते उससे निस्बत कम वेट सॉरी टाइम कम लेता है। तो टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर इसका बहुत रोल करता रहा था इसमें, उसके बारे में आपको डिस्कस किया। जैसा कि आपको एग्जांपल के साथ स्लाइड में एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास एक सर्वर पर, यानी कि कंप्यूटर 1 पर कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 कंप्यूटर अगर किसी एक मल्टीप्लेक्सिंग के शेयरिंग कर रहे हों, तो आपको मालूम है कि अगर तीन किस्म के ये तीन किस्म के अगर इसमें एक और पोर्शन बना दी जाता है A, B एंड C, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि कंप्यूटर 1 जो मल्टीप्लेक्सिंग अकर हो रही है, ये देखें उसका डाटा शो हो रहा है, उसका डाटा आगे ट्रांसमिट आ रहा है। कंप्यूटर 1 यूजिंग चैनल टू सेंड अ पैकेट। जैसे अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, मैंने अभी आपको पीछे बताया मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, जितनी भी फॉर्म ऑफ द बिट्स होती हैं उसको मॉडिफाई करता है, एक चैनल बनाता है, उसको ट्रांसमिट कर देता है। जब रिसीवर अपने पास पहुंचता है तो वो उसको डी मल्टीप्लेक्स करता है, उसको दोबारा असल हालत में लेके आता है। पैकेट का डीडीएम के साथ टीडीएम के साथ क्या ताल्लुक है कि 3 कंप्यूटर है और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि वेट करवाने का कॉन्सेप्ट। पहले कंप्यूटर ने डाटा सेंड किया, मल्टीप्लेक्स हुआ, कम से कम टाइम पर रिसीवर के पास पहुंच गया। उसके बाद सेकंड में दूसरा कंप्यूटर यूज हुआ, उसने अपना डाटा सेंड किया, वो डायरेक्टली पहुंच गया रिसीवर एंड के पास। डे मल्टीप्लेक्सिंग का काम इधर खत्म हो गया। इसी तरह थोड़ा सा वेट और किया, तीसरी फिगर में उसमें कंप्यूटर 3 जो है उस डाटा सेंड करेगा, वो भी ऐसे ही शेयर होकर तीसरे रिसीवर एंड के पास पहुंच जाएगा। पैकेट TDM के तौर पर भी सहूलत फराहम करता है। इसका जो कंट्रोल बैक जो है आफ्टर जब 3 किस्म के कंप्यूटर जैसे हमने यूज किए हैं, अगर जब हमने यूज कर लिए तो इसका जो डाटा है दोबारा फर्स्ट हालत में वापस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने 1 कंप्यूटर से डाटा सेंड किया, वो रिसीवर को हैंड हो गया,
सेकंड कंप्यूटर, जब सारे कंप्यूटर का डाटा जब पहुंच जाएगा तो वो दोबारा उसकी कमांड कंप्यूटर 1 पर आ जाएगी। एक बात। अब नेक्स्ट जो हमने नेक्स्ट स्टडी आउट करनी है वो है आपका पैकेट और फ्रेम की डेफिनेशन। पैकेट जो है एक जेनेरिक फॉर्म है, एक जेनेरिक टर्म है जिसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेफर करते हैं कि हम अपने डाटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारी जो ट्रांसमिशन है ओवर द मीडिया, वो उसमें हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं आती। एक बात, उसकी मैं बहुत सी एग्जांपल के जरिए आपको समझा चुका हूँ। अब नेक्स्ट जो इसमें आपको जैसे ही स्क्रीन पर शो है, इस पैकेट इज अ जेनेरिक टर्म दैट रेफर टू द स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ डाटा on each hardware technology in packet uses different packet formats। ट्रांसफर करने के फॉर्मेट भी डिफरेंट होते हैं। जिस तरह डाटा आपने ग्रुप में ग्रुप बंदी की हो, क्लासिफिकेशन उसकी की हो, उसी हिसाब से डाटा सेंड भी होता है। फ्रेम, फ्रेम एक हार्डवेयर का फ्रेम जो डिनोट करता है पैकेट, पैकेट के स्पेसिफिक फॉर्मेट, स्पेसिफिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जिसमें इस्तेमाल की जाती है पैकेट को। पैकेट जिस टेक्नोलॉजी जिस हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को यूज करती है वो उसको कहते हैं फ्रेम। यानी कि जो डाटा आप सेंड कर रहे हैं, वो आपको मैं लास्ट टाइम बोल रहा था ग्रुप्स, वो उसका फ्रेम ही ऐसा सेट कर दिया जाता है जिसके जरिए वो जो डाटा सेंड करना है उसमें रख कर आप ओवर द लाइन या ओवर द ट्रांसमिशन मीडिया पर आप उसको सेंड करके रिसीवर एंड पर भेज देते हैं। ये था पैकेट और फ्रेम का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास कि हमें फ्रेम फॉर्मेट को डिफाइन जो है उसकी जो अपेंडिक्स के मुताबिक अगर मैं सवाल बोलूँ, व्हेन इट नीड टू टेल अ स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम। फ्रेम का आपको पता लग गया। अगर इसकी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, चलें फार्मूला पहले बताता हूं कि फ्रेम जो है इज इक्वल टू, फ्रेम इज इक्वल टू स्ट्रक्चर्स ऑफ पैकेट्स। जितने भी ग्रुप्स बनते हैं ना, वो सारे फ्रेम फॉर्मेट के स्ट्रक्चर के मुताबिक बनते हैं। तो फ्रेम ग्रुप जो है वो पार्ट है फ्रेम का। तो अब इसके मुताबिक अगर मैं कहूँ कि जो हेडर और ट्रेलर जो है फ्रेम ऑफ द डाटा जो भी सेंड करते हैं, जैसे कि बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम, हाँ, जो आप फ्रेम फॉर्मेट जब आप डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो दो एक ऐसी बिट होती हैं जिसको आप अपने डाटा के साथ सेंड करते हैं। एक को बिगिनिंग का नाम कह देते हैं और एक को एंड कह देते हैं। फ्रेम एंड का, फ्रेम का एंड यानी कि लास्ट, डाटा जब सेंड हो जाता है उसके लास्ट पर कोई बिट लगे और स्टार्ट पर कोई बिट लगे, उसको बिगिनिंग, स्टार्ट वाले को बिगिनिंग और लास्ट वाले को एंड ऑफ द फ्रेम। नेक्स्ट में ये देखें, जैसे एग्जांपल पे आपके पास शो है कि ये जो SOH एक बिगिनिंग ऑफ द, इसको मैं कह दूं कि स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, और यहाँ पर जो डाटा आप सेंड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आएगा, और लास्ट पर हम EOT के नाम से डाटा जो बैक एंड यानी कि जो लास्ट पर डाटा सेंड किया जाएगा उस ये उसका ये उसका एड्रेस है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन राइज किया था, व्हेन इट नीडेड टू टेल द स्टार्ट एंड ऑफ द फ्रेम, क्योंकि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जब हमने स्टडी आउट किया था उसमें यह था कि एक डाटा जब सेंड होता है उसके बाद दूसरा वेट करता है, फिर तीसरा भेजते हैं, इस तरह से ऑन काम चलता रहता है। तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में मोस्टली हम कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, और ये ऑल द टाइम एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में ऑल द टाइम जो कंप्यूटर्स आपस में अलर्ट रहते हैं कि स्टार्ट और एंड ऑफ द फ्रेम टाइम विल प्रोवाइड द हेल्प इन दैट केस। स्टार्ट और एंड जो पॉइंट है वो आपको हेल्प आउट करते हैं कि आपको बताने को के लिए कि फला डाटा आ रहा है, तो उसको पिकअप करना होता है। जैसे कि अगर मैं कुछ बात करूं इसी के हवाले से कि अगर मैं एस स्काई करेक्टर लेता हूँ, फाइल लेता है स्काई करेक्टर की फाइल लेता हूँ जिसमें हम कोई डाटा इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे होते, तो
इसमें जो दो करेक्टर हमने स्टार्ट और एंड के लिए हैं, SOH और EOT, ये दो स्टार्ट और एंड के फ्रेम है। एक को हम स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम कह देते हैं, दूसरे को हम जो एंडिंग ऑफ द फ्रेम कहते हैं। और इसको, इन दो को, स्टार्ट और एंड को, इसको फ्रेम डेलीमीटर्स भी कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये स्टार्ट ऑफ द फ्रेम एंड एंड ऑफ द फ्रेम, इन दो जो करेक्टर हैं इसको फ्रेम डेलीमीटर्स भी कहते हैं। जिसमें हमने एग्जांपल के तौर पर स्टैंडर्ड एक रिवाइज किया था, RS रिकमेंडेड स्टैंडर्ड RS 232। ये फ्रेम का जो फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, इसको फ्रेम डेलीमीटर इसलिए बोलते हैं। इसमें जो डाटा सेंड किया जाता है कि उसमें SOH और EOT, इसको फ्रेम डेलीमीटर भी बोलते हैं। अच्छा, ये तो अब था इसके जो रीजंस बताई मैंने आपको कि फ्रेम डेलीमीटर्स को या फ्रेम फॉर्मेट में आप डाटा को कैसे यूज करते हैं। अब आ जाए डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेमिंग या एडवांटेजेस ऑफ फ्रेमिंग। डिसएडवांटेजेस तो यही है कि इसमें जो एक्स्ट्रा ओवरहेड का जो डाटा होता है वो स्टोर होता है। क्यों? वो कहता है आप डाटा सेंड कर रहे होते हैं फॉर्म ऑफ द बिट्स, जो आप डाटा आपने फॉर्मेट में सेंड किया, आप जो भी ब्लॉक ऑफ द डाटा सेंड कर रहे हैं, अब उसमें SOH और EOT, इसका रोल क्या है? कुछ रोल नहीं है उसमें। रोल में ये क्या पॉइंट आउट कर रहा है, बेसिकली ये आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ फॉर्मेट है, टाइम लेता है, काम कोई नहीं कर रहा होता। ये डाटा कोई नहीं लेकर जाता। जो स्टार्ट ऑफ द बिट कह रहा हूँ, लास्ट ऑफ द बिट की बात कर रहा हूँ, वो डाटा कोई सेंड नहीं कर रहा होता एट द एंड ऑफ SOH, एट द एंड ऑफ EOT के हिसाब से। तो इस फॉर्मेट में आपके पास अगर डाटा जो सेंड हो रहा होता है, ये सिर्फ टेक टाइम कंज्यूमिंग है, सिर्फ हमें सिर्फ नॉलेज देता है कि डाटा सेंड हो रहा है, लेकिन डाटा कोई नहीं ले जाइए। सबसे बड़ा इसमें फ्रेमिंग में डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या हैं कि जब हम डाटा की अकोमोडेशन जब ट्रांसमिशन में आती है, जैसे कि अगर EOT मिस हो, इसको एंड ऑफ द फ्रेम का जो है, अगर ये मिस हो तो इसका मतलब ये है कि वो सेंडिंग कंप्यूटर जो है, आपका जो डाटा सेंड कर रहा होंगे, वो कंप्यूटर ही क्रैश हो जाए। ये इंडिकेट करता है कि अगर EOT मिस हो तो वो इस बात की निशानदेही करता है कि जो कंप्यूटर का सेंडिंग कंप्यूटर है वो क्रैश हो गया। अगर SOH, जिसको स्टार्ट ऑफ द फ्रेम कहते हैं, अगर वो मिस हो जाए, उसकी इंडिकेशन ये है कि जो रिसीविंग कंप्यूटर है वो मिस है, उसका मैसेज, उसको बिगिनिंग ऑफ द मैसेज ही मिस हो गया। और ये भी होता है कि बाद का आपके पास जो फ्रेम सेंड किया जाता है वो डिस्कार्ड हो जाए। डाटा जो आप सेंड कर रहे हैं, स्टार्ट और एंड दोनों ही डिस्कार्ड हो जाए, या दोनों ही रिसीवर एंड पर पहुंचे ना, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उम्मीद है कि आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस का मालूम हो गया होगा कि मैं इसमें बताना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे कंटिन्यू कराऊंगा, लेकिन लास्ट पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पैकेट्स नेटवर्क की लेयर है, जो आप OSI मॉडल या IP TCP IP मॉडल में जो लेयर 3 है, वो पैकेट पर ही होती है। बेसिकली उनका जो ग्रुप्स ऑफ बिट्स होते हैं वो पैकेट पर ही होता है। आप अगर आपने कंटिन्यू स्टडी की हो उसकी OSI मॉडल की IP, उसमें आप देखिएगा तो जो नेटवर्क लेयर है, थर्ड लेयर है जो TCP IP मॉडल में, वो नेटवर्क में वो किस पर बेस कर रही होती है? वो पैकेट पर बेस कर रही होती है। और जो लेयर 2 है, डाटा लिंक लेयर, नीचे से डाटा लिंक लेयर, वो बेस कर रही होती है फ्रेम पर। तो पैकेट और फ्रेम का OSI मॉडल में बहुत बड़ा रोल है नेटवर्क के ऊपर। नेक्स्ट में जो आगे कंटिन्यू कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो आपको कराऊंगा डाटा स्टफिंग के बारे में, आपको उसकी इंफॉर्मेशन दूंगा कि डाटा स्टफिंग क्या होता है।